नंदिता ने नवीन को दवा खिलाई और बाहर आकर ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगी। तभी अंदर से नवीन के चिल्लाने की आवाज़ आई। नंदिता भागती हुई अंदर गई तो देखा नवीन गुस्से से भरा बैठा था। नंदिता को देखते ही बोला, तुम मेरी नर्स हो या पत्नी? 2 मिनट भी साथ नहीं बैठ सकती? तुम्हें नाम, पैसा, 2 बेटे, घर क्या कुछ नहीं दिया और मेरे बीमार पड़ते ही तुमने नजरें फेर ली। नंदिता इससे पहले कुछ बोलती, उसके दोनों बेटे सूर्य, अमन और सास ससुर भी आ गए थे। सूर्य गुस्से में बोला, मम्मी शर्म आनी चाहिए आपको। एक दिन टीवी नहीं देखोगी तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। सास गुस्से में बोली, पत्नी अपने पति के लिए क्या नहीं करती? मेरे बेटे को कैंसर क्या हुआ नंदिता कि तुमने अपनी नजरें ही फेर ली? नंदिता अपने कमरे में एक तरफ अपराधी की तरह बैठी रही, वो अपराध जो उसने किया ही नहीं था। नवीन के सिर पर नंदिता ने जैसे ही हाथ फेरा, नवीन ने झटक कर हाथ हटा दिया। नंदिता की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था नवीन कैंसर के कारण चिड़चिड़ा हो गया है, पर वो क्या करे? वो पूरी कोशिश करती है पर आखिर है तो इंसान ही। पहले 2 सालों से नवीन के कैंसर का इलाज चल रहा था। नंदिता शुरुआत में रात दिन नवीन के साथ साए की तरह बनी रहती थी, पर धीरे धीरे वो तन मन से थक गई थी। परिवार के सब लोग नवीन का भार नंदिता पर डालकर निश्चित हो गए थे। नवीन की बीमारी मानो नंदिता के लिए एक कैद खाना हो गई थी। नंदिता के उठने बैठने, कपड़े पहनने तक पर सबकी निगाहें रहती थी। नंदिता अगर थोड़ा सा तैयार हो जाती तो नवीन की नजरों में सवाल तैरने लगते थे। नंदिता का बहुत मन होता नवीन को बताने का कि उसे दुख है, पर वो जीना नहीं छोड़ सकती। पिछले 2 सालों से नंदिता ने घर से बाहर कदम तक नहीं रखा था। किसी की शादी या कोई समारोह होता तो नंदिता के सास ससुर दोनों बेटों के साथ चले जाते थे। नंदिता को ऐसा महसूस होने लगा था कि वो नवीन के जिंदा होते हुए भी सती हो गई है। सती तो शायद पति की चिता के साथ एक बार ही जली थी, पर नंदिता तो पिछले 2 सालों से तिल तिल कर जल रही थी। कल रात बहुत देर से नंदिता को आंख लगी और नवीन के चिल्लाने की आवाज़ से एक झटके से खुल गई। नवीन गुस्से में बड़बड़ा रहा था, अगर मेरे पास पैसा ना होता तो तुम तो मुझे सड़क पर बैठा देती। नंदिता बिना कुछ बोले चुपचाप चाय बनाने चली गई। उसको देखते ही सास बोली, आज तो तुमने हद कर दी है। कब नवीन कुछ खाएगा और कब वो दवा लेगा? तुम्हें पता है ना, कीमोथेरेपी के लिए डाइट का अच्छा होना जरूरी है। नवीन को चाय और बादाम देकर नंदिता नहाने चली गई। जब नहाकर बाहर निकली तो देखा कमरे में से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। नंदिता ने गीले बालों को तौले से लपेट रखा था। कुछ गीले बाल छितर कर इधर उधर बिखरे हुए थे और पिंक रंग का सूट उस पर खूब खिल रहा था। जैसे ही वो बाहर आई, वो युवक बोला, अरे भाभी जी को तो देखकर लगता ही नहीं इनके 18 और 20 साल के बेटे भी होंगे। नवीन कड़वा सा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, कुदरत ने सारा बुढ़ापा तेरे भैया के ही नसीब में लिख दिया है। और फिर वो रोने लगा। नंदिता अपराधी की तरह खड़ी रह गई। नंदिता सब समझती थी। केमोथेरेपी के कारण नवीन के बाल झड़ गए थे, चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए थे और आंखें अंदर धंस गई थी, पर नंदिता को समझ नहीं आता था कि वो कैसे नवीन का मनोबल बढ़ाए। तभी वो युवक बोला, अरे नंदिता जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं नवीन की बुआ का बेटा हूँ और रिश्ते में आपका देवर हूँ। मेरा नाम अमन है। नंदिता बोली, अरे आप बैठो, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। नंदिता ने फटाफट कुक की मदद से पनीर के पराठे, ढोकला, सूजी का हलवा और लाल मिर्च की चटनी बना ली थी। जैसे ही वो बाहर निकली तो नवीन को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखकर खुश हो गई। अमन बोला, जल्दी जल्दी नाश्ता लगाइए, बड़ी जोरों से भूख लगी है। आज शायद लगभग 1 साल बाद नवीन ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके साथ खाना खाया होगा। अमन पूरे समय चुटकुल्ले सुनाता रहा और नंदिता के नाश्ते की तारीफ करता रहा। न जाने क्यों नंदिता को लग रहा था कि अमन के आने से पूरे घर में खुशियों की लहर आ गई है। नाश्ते के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए और अमन डाइनिंग रूम में बैठकर टीवी पर कोई प्रोग्राम देखने लगा।
नंदिता भी वही बैठकर सब्जी काटने लगी और सब्जी काटते काटते अमन से बोली, और आपके घर में सब कैसे है? अमन हंसते हुए बोला, मैं ही घर हूँ और कोई नहीं है मेरे घर में। मैं अच्छा हूँ तो घर भी अच्छा है। नंदिता बोली, आपने अब तक शादी नहीं किया क्या? अमन बोला, करी थी, मगर आरती शादी के 3 साल बाद मुझसे अलग हो गई थी। नंदिता धीमे से कहा, सॉरी। अमन हंसते हुए बोला, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? अगर कोई मेरी टाइप की मिलेगी तो शादी कर लूँगा। अमन बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था। वो अगले दिन से रोज़ सुबह काम पर निकल जाता और शाम को आ जाता था। उसके आते ही नंदिता के चेहरे पर रौनक आ जाती थी। अमन नंदिता से सुख दुख की बात कर लेता था। धीरे धीरे अमन और नंदिता के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। अमन लगभग 1 महीने रहा और इन 1 महीनों में वो हर वीक पर आउटिंग का प्लान करता था। जब पहली बार अमन ने मूवी का प्लान बनाया तो सूर्य और अमन का हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम बने हुए थे। सास ससुर जब तैयार हो गए तो अमन बोला, नवीन भैया और नंदिता भाभी नहीं चलेंगे? नंदिता की सास बोली, अरे नवीन कहीं आता जाता नहीं है, वो तो तेरे कहने पर हम भी बरसों बाद मूवी देखने जा रहे हैं। अमन ने जबरदस्ती नवीन को ये कहते हुए तैयार कर लिया कि अगर मन नहीं लगा तो वो खुद बीच में ही नवीन के साथ घर आ जाएगा। जब इंटरवल में अमन और नंदिता पॉपकॉर्न लेने गए तो अमन बोला, ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। भैया बीमार है पर आप क्यों उनके साथ समय से पहले ही सती हो रही हो? अमन के जाते जाते नंदिता को हिम्मत और साहस दे गया था। अब नंदिता महीने में 1 बार जरूर बाहर अपने दोस्तों से मिलने या मूवी देखने चली जाती थी। नवीन की चिड़चिड़ाहट, बच्चों की शिकायतें या सास ससुर की नसीहतों को अब नंदिता अनदेखा कर देती थी। जब भी नंदिता को अकेलापन लगता या हौसला टूटने लगता तो वो अमन से फ़ोन पर बात कर लेती थी। नवीन के अंतिम दिनों में अमन भी वही आ गया था। अमन के आने से नंदिता को हर तरह से सहारा मिल गया था। जब नवीन की मृत्यु हो गई तो अमन ही था जो पूरे परिवार के लिए रात दिन खड़ा रहा था। वो पूरे 1 महीने रुका और जाने से पहले अमन ने नंदिता को कहा, जब कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस हो बस एक कॉल कर देना। अब नंदिता ने फिर से अपनी ज़िंदगी नई सिरे से शुरू करनी चाहिए, पर उसका अपना परिवार उसे ये करने से रोक रहा था। जब नंदिता ने अपने ससुर से बिजनेस ज्वाइन करने की बात करी तो ससुर बोले, ये उम्र तुम्हारे बेटों की बिजनेस सीखने की है। तुम घर पर रहकर योग साधना में अपना ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो, ताकि अगले जन्म में वैधव्य का दुख न भोगना पड़े। नंदिता उनकी अंधविश्वास भरी बातें सुनकर हैरान रह जाती। अगर वो थोड़ा ढंग से तैयार हो जाती तो सास की तीखी नजरें उसे चुभती रहती थी। नंदिता कभी कभी दुखी होकर सोचती कि इससे अच्छा तो पहला जमाना था जब पति के साथ ही पत्नी सती हो जाती थी। कम से कम रोज तिल तिल कर मरना तो नहीं पड़ता था। नवीन की मृत्यु को पूरे 1 साल हो गए थे। आज नवीन की वर्षी थी और अमन भी आया हुआ था। नंदिता को देखते ही बोला, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? भैया की मृत्यु हुई है, तुम्हारी नहीं। नंदिता फूंक फूंक कर रो पड़ी और बोली, काश मैं ही मर जाती अमन। मेरे कपड़े पहनने, हंसने, बोलने सब पर पाबंदी है। मेरे खुद के बेटे मुझे खुश देखते ही शक करने लगते हैं। मुझे बाहर काम करने की इजाज़त नहीं है। घर पर कोई काम है नहीं। बच्चे बड़े हो गए हैं। बताओ मैं क्या करूं? इस पूजा पाठ व्रत में मेरी श्रद्धा नहीं है। मुझे एक सामान्य औरत की तरह जीने का मन है। मुझे देवी नहीं बनना है। अमन ने एकाएक कहा, नंदिता मुझसे शादी करोगी? नंदिता एकदम से हक्की बक्की रह गई और बोली, क्या कह रहे हो तुम? मेरे 2 जवान बेटे हैं। अमन बोला, हाँ 2 बेटे हैं जिन्हें कभी भी तुम्हारी जरूरत नहीं थी। सोच कर बताना, अगर जवाब ना भी होगा तो भी तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा खड़ा रहूँगा। अमन के जाने के बाद नंदिता बहुत दिनों तक सोच विचार करती रही, मगर उसके अंदर डर उसे भयभीत करता रहता। कुछ दिनों बाद अमन के परिवार में ही शादी थी। सब लोग अच्छे से तैयार हुए, मगर नंदिता जैसे ही तैयार होकर बाहर आई तो सास बोली, ये पीली रंग की साड़ी के बजाय
कोई लाइट कलर पहन लो, लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हें जरा भी नवीन के जाने का दुख नहीं है। जैसे ही नंदिता जाने लगी तो बड़े बेटे सूर्य की आवाज़ आई, मम्मी ये लिपस्टिक भी हल्की कर लीजिए, लोग आपको ऐसे देखे तो अच्छा नहीं लगता। नंदिता अंदर जाकर फूट फूट कर रोई और जब बाहर निकली तो वो एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी थी। ससुर जी गुस्से में बोले, ये जानबूझकर नाटक क्यों कर रही हो नंदिता, ताकि सबको लगे हम एक विधवा पर जुल्म कर रहे हैं। आखिरकार नंदिता उस शादी में गई ही नहीं, मगर उस रात बहुत देर तक वो अमन से बात करती रही। अगले दिन सबके सामने नंदिता ने अमन से विवाह करने का फैसला सुना दिया। दोनों बेटे सख्ते में आ गए थे। सास रोते हुए बोली, तेरा चक्कर तो अमन से शायद बहुत पहले से ही चल रहा था नंदिता, तभी तो तुम मेरे बीमार बेटी की देखभाल नहीं करती थी। ससुर जी बोले, बेवकूफ़ औरत, ये तुम्हारी बेटों की शादी की उम्र है, ना कि तुम्हारी। जरा अपनी उम्र का लिहाज तो करो, 2 साल भी तुमसे मर्द के बिना नहीं रहा जा रहा है। बेटा गुस्से में बोला, अगर आपने अमन से शादी किया तो आप हमसे रिश्ता तोड़ लेना। नंदिता के माता पिता भी उसके फैसले से खुश नहीं थे। नंदिता की भाभी बोली, दीदी आपके 2 बेटों के बारे में तो सोचो, कुछ वर्षों बाद आपके पोते पोती खिलाने की उम्र हो जाएगी और आप डोली में बैठने की तैयारी कर रहे हो। अगर आप अकेली होती तो ठीक था, पर आपके 2 जवान बेटे हैं, आपको क्यों किसी के सहारे की आवश्यकता है। नंदिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे किसी को समझाए। जिंदगी का मतलब बस रोटी कपड़ा और मकान ही तो नहीं है। सबके विरोध के बावजूद भी नंदिता और अमन ने कोर्ट में विवाह कर लिया था। जब सब पुराने रिश्तों से रीति होकर नंदिता अमन का हाथ थामकर उसके घर में आई तो उसकी आंखें गीली थी। नंदिता अमन से बोली, अमन मुझे मेरे बेटों ने अपने जिंदगी से बेदखल कर दिया है। अमन हंसते हुए बोला, नंदिता देर से ही सही, लेकिन तुम्हारे बेटे तुम्हारा पहलू समझ जाएंगे। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसी को तो पहल करनी होती है ना। दोस्तों, नंदिता ने जो किया क्या वो सही किया? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।